Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 10 का सेट 3। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल से रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी और ये रिवीजन क्लास किसकी होगी? सोशल साइंस की। तो जिनको अटेंड करना है ये अटेंड करें रिवीजन क्लास। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ, मैंने अभी तक राजनीतिक दल उसमें पढ़ा रहा था, एक वीडियो बना दी है और कल मैं उस पर पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूँ। जिन्होंने राजनीतिक दल को नहीं देखा है वो जाकर वीडियो देख लें, वो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो देख लें उसको। कल हम राजनीतिक दल पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे टर्म 2 का सारा सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद टर्म 1 और टर्म 2 जितना है दोनों का हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। और ये रिवीजन क्लास चलेगी आपका 1 महीना तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और साथ ही साथ हम लोग मैथ्स का, साइंस का, ये सब सारा का डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, जिसे V से व्यक्त करते हैं। बैटरी वह उपकरण है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। आगे चलते हैं। एमीमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि को मापने में की जाती है? इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। एमीमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम से संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं। सोल्डर जो एक मिश्र धातु है वो किन किन धातुओं से मिलकर बनी होता है? तो सोल्डर एक मिश्र धातु, ठीक है, जो टाका लगाने वाली धातुओं को तुलना में कम तापमान पर पिघलता है। ठीक है। आमतौर पर 2 तरह के सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट सोल्डर है जो 3 यानी एसएन और लेड यानी पीबी का मिश्र धातु। ठीक है। आगे चलते हैं। तो सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु है? आपका एसएन और पीबी का मिश्र धातु है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक समजातीय श्रेणी के यौगिक होंगे? CH4, C2H4, C2H6, C2H2। तो देखिए, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? CH4 और C2H6। आगे चलते हैं। स्त्रियों और पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। मानव में 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, मैंने पहले भी बताया। मानव में आपका XY होता है और औरतों में क्या होता है? डबल X होता है। तो हर बार आपका औरत से हमेशा X आएगा और आपका पुरुष से कभी X आ सकता है। अगर मान लीजिए X आया तो वो महिला होगी, और मान लीजिए कभी Y आया तो पुरुष होगा। ठीक है। तो यही बात लिखी है। देखिए, मानव में 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई। पुरुष में एक गुणसूत्र एक्स और एक वाई गुणसूत्र एक्स वाई या एक्स एक्स होता है, जबकि महिलाओं में एक्स गुणसूत्रों एक्स एक्स की 2 प्रांतियां होती है। आगे चलते हैं। परितंत्र के अजैव घटक का उदाहरण दे। तो वायुमंडल में उपस्थित सभी गैस, जल, मिट्टी, प्रकाश, वर्षा एवं प्रहार आदि अजैव घटक का उदाहरण है। आगे चलते हैं। प्रत्येक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत अगले स्तर पर पहुंचता है? तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। आगे चलते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, नीचे दिए गए 2 तारों P और Q में से किसका प्रतिरोध अधिक है और क्यों? तो देखिए एक बात बता देता हूँ मैं। अगर मान लीजिए ए अगर इंक्रीज होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। ठीक है ना, यानी प्रतिरोध। ठीक है। और मान लीजिए ए अगर डिक्रीज होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए इंक्रीज हो रहा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे ए क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो देखिए मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे। तो क्यू का प्रतिरोध अधिक होगा। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक लिखिए। जब एक चुंबकीय सुई कोई किसी धारावाही चालक के पास जाता है तो वो विक्षेपित हो जाती है। क्यों?
तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक एम्पियर या मीटर या टेस्ला और वेबर है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। आगे चलते हैं। प्लैटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो सुनिए, प्लैटिनम सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तथा वायु और जल से संचारित भी होते हैं। उनकी चमक भी तेज होती है। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। देखते हैं दूसरा, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताएं। तो हीरा सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। निम्नलिखित यौगिक की संरचना बताएं। मेथनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, ये तीनों का बताना। तो चलिए मेथनॉल का देख लीजिए, आपका CH3OH देख लीजिए, CH देख लीजिए, फिर OH। इससे फॉर्मेल्डिहाइड का देख लीजिए, CH2OH, देखिए CH2 को OH। एसिटिक अम्ल का देख लीजिए, C2H4O2, तो देखिए C2 को है आपका। ठीक है, H आपका 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, O कितना है, 2 है, 1। ठीक है, क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? चलिए देखते हैं। यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे तो पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो जाएगा और प्रकृति की सभी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी रहती है। जब किसी एक कड़ी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए तो उस आहार श्रृंखला का संबंध किसी दूसरा श्रृंखला से जुड़ जाता है यहाँ पे जुड़ जाता है। गलती से हम स्प्रिंट हो गया, यहाँ पे है जुड़ जाता है। यदि आहार श्रृंखला से शेरों को मार दिया जाए तो घास चरने वाले हिरन की वृद्धि अनियंत्रित हो जाएगी या हो जाएगा। उनकी श्रृंखला बहुत अधिक बढ़ जाएगी। उनकी बढ़ी हुई संख्या घास और वनस्पति को खत्म कर देगी और वो क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा। सहारा का रेगिस्तान इसी प्रकार के पारिस्थितिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे चलते हैं। आप कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं? किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन करें। तो कचरा निपटान की समस्या कम करने में हम निम्न योगदान दे सकते हैं। पहला तो जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग करके समाप्त करना। दूसरा, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग के बाद पुनः उपयोग में रीयूज करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक, धातुएं आदि। आगे चलते हैं। एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। क्यों? तो देख लीजिए, एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण उसकी जनन कोशिकाओं की जीन पर प्रभाव नहीं डालते, इसलिए सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। आगे चलते हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, आपको 3 देना है। ठीक है, ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए। तो 1826 में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच एक संबंध बताया था, जिसे ओम के नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती है। नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा आई हो तथा उसके सिरों के बीच आरोपित विद्युत धारा बी हो तो ओम के नियम से विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा है। चलिए, बी बराबर आर आई होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग रजिस्टेंस बराबर V बाई आई भी लिखते हैं। ठीक है, रजिस्टेंस के बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आर बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग। आर बराबर हम लोग V बाई आई भी लिखते हैं। आगे चलते हैं। जहाँ आर नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ओम के नियम को सत्यापित करने से पहले चालक, तार, एमीमीटर, वोल्ट मीटर, कुंजी, बैटरी, परिवर्तनशील प्रतिरोध इत्यादि चित्र के अनुसार सजा दिया जाता है। देख लीजिए, ये चित्र है आपका। और एमीमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वाल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ओम का नियम का है ये, देख लीजिए आप। आगे चलते हैं। जब कुंजी दबा कर बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एमीमीटर तथा वोल्ट मीटर से विद्युत धारा विभवांतर का मान ज्ञात हो जाता है। तो हम पाते हैं कि यदि
विद्युत धारा को दुगुना होता है तो विभवांतर भी दुगना होगा। अगर विद्युत धारा दुगना होगी तो विभवांतर भी क्या होगा आपका? दुगना होगा। यदि विद्युत धारा आधा होता है तो विभवांतर भी क्या होता है उसका? आधा होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। आगे देखिए, यदि विभवांतर भी को एक्स अक्ष पर और विद्युत धारा आई को वाई अक्ष पर अंकित किया जाए तो दोनों के बीच का एक सरल रेखा ग्राफ होता है। देख लीजिए, ये एक्स अक्ष पे वी को रख दिए और आई को यहाँ रख दिए वाई अक्ष, ठीक है। तो ये धारा के बीच का ग्राफ देखिए, वी और वाई आई के बीच का ग्राफ देख लीजिए। 4 प्रतिरोधों, ठीक है, 4, 8, 12 और 6 को कैसे जोड़ा जा तो देख लेते हैं। तो सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमें कुल प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त होगा। सभी दूसरा में देख लीजिए, तो कुल प्रतिरोध न्यूनतम हो तो सभी प्रतिरोधों प्राप्तक्रम में जोड़ने पर हमें एक कुल प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, तो अधिकतम प्रतिरोध में क्या करना? R1 आपका 4 एम्पीयर, 4 ये है ओम है, R2 क्या आपका 8 ओम है, R3 क्या है आपका 12 ओम है और R4 क्या है 6 ओम, ठीक है। तो ये लोग सबको पहले जोड़ देते हैं, R1 R2 R3 R4 को, तो जोड़े तो कितना है 30। तो न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करने के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/4, 1/4, 1/8, 1/12, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा, ठीक है। तो इन सबको जोड़े तो 6, 3, 9, 2, 11, 4, 15, 15/24 ओम आया, ठीक है। तो इसको अब देखिए 15/24 ओम आया ना, तो 1/R है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? 24/15। तो देखिए डिवाइड करिए तो आपका ऊपर काटेंगे तो 3 अटे 24, 3 बचे 15, तो 8/5 ओम आएगा, ठीक है ना। मिसेल क्या है? जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? देख लीजिए, मिसेल होता क्या? देखिए वो साबुन जो झाग नहीं निकलता उसको मिसेल कहते हैं। देखिए जब साबुन फेना जो बोलते हैं जिसको, जब साबुन जल के स्तर पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इनका आणविक सिरा जल के अंदर होता है। जब हाइड्रोकार्बन पूर्ण जल बाहर होता है तो टेलियमेल को अपने केंद्र में एकत्रित कर लेता है। ऐसी अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण होता है। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। और साबुन को जल में डालने पर मिसेल झाग बनाता है, क्योंकि साबुनों में दो होते हैं, क्या क्या? एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूछ तथा एक ऋणात्मक सिरा। पूछ जल विरोधी व सिर जलाग्री होता है। जब यह जल जैसे ध्रुवीय विलायक के साथ क्रिया करते हैं तो आवेशित भाग के कारण जलागी भाग आ जाता है। अतः वे साबुन के अणुओं के सिर को चारों ओर घेरकर गुच्छों का निर्माण करते हैं और झाग का भी निर्माण करते हैं। एथेनॉल ध्रुवीय विलायक नहीं है, इसलिए ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। आगे चलते हैं, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? और दूसरा है आपका मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न वैकल्पिक लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संरक्षित होने वाले मौलिक गुण आनुवांशिक गुण कहलाते हैं, और आनुवांशिक गुणों के संरक्षण की प्रक्रिया एवं उसके कारणों का अध्ययन को आनुवांशिकी कहा जाता है। आगे चलते हैं। मेंडल के प्रयोगों में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे तथा पुनः F1 पीढ़ी के 2 पौधे का संकरण किया गया। तब F2 पौधे के या तो लंबे या बौने थे, या लंबे तथा बौने का अनुपात 3:1 तथा कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का ही नहीं था, अर्थात लंबे बौने का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है? चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो चलिए पहला देख लेते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, उन्हें अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। चलिए, हमारे द्वारा अपघटित प्लास्टिक, DDT आदि से युक्त अजैव निम्नीकरणीय कचरे से अनेक समस्या उत्पन्न होती है। चलिए देखते हैं। पहले तो नाले नालियों में अवरोध हो जाता है, दूसरा मृदा प्रदूषण होता है, तीसरा प्लास्टिक जैसे पदार्थों को निगल लेने से शाकाहारी जंतुओं की मृत्यु होती है, तीसरा मानव शरीर में जैव आवर्धन होता है, पांचवा आपका देख लीजिए पारिस्थितिक संतुलन में अवरोध होता है, जल वायु और मृदा प्रदूषण होता है, सातवां आपका सौंदर्य बोध की दृष्टि से हानिकारक और बुरा प्रभाव होता है। हानिकारक और बुरा प्रभाव होता है, ठीक है ना, इसमें खाली बुरा ही लिखा हुआ तो आप ये प्रभाव होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। हाँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिविजन करेंगे सारे सब्जेक्टों का। पहले मैं सोशल साइंस स्टार्ट करूंगा, फिर इंग्लिश स्टार्ट करूंगा, फिर साइंस, फिर मैथ।
मैं इसमें टर्म 2 का सारा सिलेबस को रिवीजन करूँगा, फिर आपका टर्म 1 का रिवीजन कराऊँगा, क्योंकि आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला, 40 का ऑब्जेक्टिव, 40 का सब्जेक्टिव। और इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है हर दिन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।